Good morning, everyone. I am PL Narada, Assistant Professor, and today we will discuss about a poem Ode to Autumn by John Keats. John Keats का ये वीडियो पतझड़ के बारे में बहुत ही शानदार है, इसलिए इस पोएम का आनंद लीजिए। ये एक ओड है। ओड क्या होती है? ओड इज ए लॉन्ग लीडिंग पोएम विच सब्जेक्ट इज एलिवेटेड एंड डिग्निफाइड। ओड एक ऐसी लंबी गे कविता होती है जिसका सब्जेक्ट जो है डिग्निफाइड होता है, जिसकी जो भाषा है वो एलिवेटेड होती है, उत्कृष्ट होती है। और ये जो ओड है ऑटम के बारे में है। ऑटम का मतलब होता है पतझड़। जॉन कीट्स इज ए रोमांटिक पोएट एंड ही इज नेचर पोएट आल्सो। जॉन कीट्स रोमांटिक कवि हैं। जॉन कीट्स इज ए कंटेम्परेरी ऑफ पीबी शैली। जॉन कीट्स पीबी शैली के समकालीन भी हैं। जॉन कीट्स जो है 1795 में पैदा हुए थे और शैली 1792 में पैदा हुए थे। दोनों समकालीन कवि हैं और बोथ कवि जो है, दोनों जो पोइट है, डाइड एट वेरी यंग एज। दोनों बहुत ही जल्दी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। कीट्स को टीबी की बीमारी थी, ट्यूबरक्लोसिस, और इस वजह से वो मर गए। और इसी तरह से जो पीबी शैली है वो नदी में डूब करके मर गए। नदी में वो गांव में बैठते जा रहे थे और वो डूब के मर गए। यहाँ पे हमें जो ओड पढ़ने जा रहे हैं टू ऑटम। ऑटम का मतलब होता है पतझड़। पतझड़ वैसे कोई अच्छा मौसम नहीं है, लेकिन फिर भी कीट्स ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखा, यानी उसमें अच्छी क्वालिटी को देखा। देखिए, शुरुआत करते हैं पोएम की। ऑटम की शुरुआत में कवि हमसे कह रहा है सीजन ऑफ मिस्ट एंड फ्रूटफुलनेस। ये किसका सीजन है? सीजन ऑफ मिस्ट। ऑटम जो है सीजन है मिस्ट का। मिस्ट का मतलब होता है धूल, जो सर्दी जैसा कोहरा जो जमा रहता है, जिसमें धूल के गुब्बार उड़े रहते हैं, वो है मिस्ट। एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। मेलो मतलब पकना, फ्रूटफुलनेस फलों का। फल जो है पूरी तरह से पक जाते हैं। ऑटम के सीजन में फल जो है वो पकना स्टार्ट होते हैं और पूरी तरह से पक जाते हैं। तो ऑटम को क्या बताया है? सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। ऑटम जो है मिस्ट का सीजन है और फलों के पकने का सीजन है। क्लोज bosom friend of the maturing sun, conspiring with him how to lure and bless। देखो यहाँ पर कवि ने कैसी इमेज हमें दी है। क्लोज bosom friend of the sun, of the maturing sun। मैच्योरिंग का मतलब होता है परिपक्व। सन सूर्य। क्लोज bosom friend उसका घनिष्ठ मित्र। क्लोज bosom friend घनिष्ठ मित्र ऑफ द मैच्योरिंग सन, परिपक्व सूर्य। ऑटम का जो घनिष्ठ मित्र है वो कौन है? सन, सूर्य। और उसके लिए एक क्या एडजेक्टिव दिया है, विशेषण है मैच्योरिंग सन, परिपक्व सूर्य। क्योंकि जब ऑटम का समय आता है तो सूर्य जो है बहुत ज्यादा तपने लग जाता है, इसलिए उसको कहा है मैच्योरिंग सन। कंस्पायरिंग विचार विमर्श कर रहे हैं। सूर्य और ऑटम दोनों मिलकर के विचार विमर्श कर रहे हैं इसके बारे में, विद हिम उसके साथ। यानी ऑटम जो है अपने घनिष्ठ मित्र मैच्योर सन के साथ कंस्पायर कर रही है हाउ टू लर्न एंड ब्लेस। कौन से टॉपिक पे विचार विमर्श कर रही है? हाउ टू लर्न एंड ब्लेस। कैसे लर्न करें और कैसे ब्लेस करें, किनको? ये हम नीचे की लाइन में पढ़ेंगे। हाउ टू ब्लेस मतलब कैसे आकर्षक बनाया जाए। हाउ टू लर्न कैसे उनको लाभ दिया जाए, किन चीजों से लाभ दिया जाए और किनको लाभ दिया जाए? विद फ्रूट फलों से। फलों से कैसे उनको लॉर्ड किया जाए, फलों से उनको कैसे ब्लेस किया जाए। किनको? द वाइन्स उन लताओं को, दैट राउंड द पैच इज रन। उन लताओं को फलों से कैसे लॉर्ड किया जाए, उनको कैसे ब्लेस किया जाए, यानी उनको कैसे आकर्षक बनाया जाए, इसके बारे में वो कंस्पायर कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। विद फ्रूट फलों से, द वाइन्स लताओं को। वाइन का मतलब होता है लताएं। वाइन्स वो लताएं दैट जो राउंड द थैच इन रन। थैच इन मतलब छप्पर और रन
आगे बढ़ रही है। जो छप्पर के ऊपर, जो पोटैश के ऊपर जो लताएं फैल रही है, रन मतलब आगे बढ़ रही है, उन लताओं को फलों से कैसे लादा जाए, कैसे उनको आकर्षक बनाया जाए, इसके बारे में सन एंड ऑटम आर कंस्पायरिंग। दे आर मेकिंग प्लान how to load the vines with fruits, how to make them blissful, उनको आकर्षक कैसे बनाया जाए, इसके बारे में both friends, autumn and sun, they are close bosom friends, they are conspiring, they are making plan how to bless them, how to load the vines and how to make them beautiful, उनको कैसे खूबसूरत और आकर्षक बनाया जाए ताकि लोग जो है ऑटम के मौसम का आनंद ले सके। To band with apples the most gorgeous tree and some more planning, और भी उनकी कुछ और प्लानिंग है। देखिए उनकी कौन कौन सी प्लानिंग है। जैसे दो मित्र जब मिलते हैं तो वो क्या प्लानिंग बनाते हैं, वही प्लानिंग यहाँ पे चल रही है। To band with apples, एप्पल्स जो एप्पल्स हैं उनके पेड़ों को टू बैंड, कैसे बैंड किया जाए, क्योंकि एप्पल के पेड़ तब बैंड होंगे जब उनके ऊपर एप्पल आएंगे। तो एप्पल के पेड़ों के बारे में इन दोनों मित्रों की क्या प्लानिंग चल रही है। टू बैंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री, मोस्ट मतलब होता है काय, काय युक्त जो बाड़ा है, कॉटेज ट्री बाड़े के जो पेड़ है, उन जहाँ पे काय जमी हुई है, जो छोटी छोटी वनस्पति होती है ग्रीन कलर की, वो काय कहलाती है। जैसे कहीं पे पानी में फिसलन के पास जो जमी रहती है वो काय होती है। तो बैंड कैसे बैंड किया जाए विद एप्पल्स, एप्पल से द मोस्ट कॉटेज ट्री, कॉटेज के जो पेड़ हैं, बाड़े के जो पेड़ हैं उनको, एंड फिल ऑल फ्रूट विद राइपनेस टू द टॉप, एंड फिल और कैसे भरे, फिल मतलब फिलअप भरना, द फ्रूट फलों को विद राइपनेस, राइप का मतलब होता है पकाना और राइपनेस मतलब परिपक्वता से, टू द कोर, यहाँ पे जो कोर वर्ड है उसका मतलब होता है अंतिम छोर तक, यानी लास्ट पॉइंट तक, अंतिम सीमा तक। पेड़ों जो फल हैं उन फलों को अंतिम छोर तक कैसे पकाया जाए, इसके बारे में वे प्लानिंग कर रहे हैं। टू स्वेल द गोड, गोड का मतलब होता है लौकी, टू स्वेल द गोड एंड प्लग द hazel cell with a sweet kernel, to swell the gourd, gourd का मतलब होता है लौकी, जो हम सब्जी बनाते हैं वो लौकी। टू स्वेल, स्वेल का मतलब होता है फुलाना, कैसे फुलाया जाए, द गोड लौकी को, एंड प्लग, प्लग का मतलब होता है फुलाना, द hazel cells, hazel cells मतलब पहाड़ी बादाम, पहाड़ी बादाम जो है उसको फुला करके मोटा कैसे किया जाए, इसके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। विद ए स्वीट कर्नल, उनके अंदर जो कर्नल है, कर्नल का मतलब होता है किसी भी फल का जो अंदर का जो पार्ट होता है उसको कर्नल कहा जाता है। टू विद ए स्वीट कर्नल, उनके अंदर स्वीट कर्नल कैसे बनाया जाए, उनके अंदर का जो पार्ट है उसको स्वीट कैसे किया जाए, इसके बारे में वो प्लानिंग कर रहे हैं। अब और देखिए वो क्या क्या प्लानिंग उनकी चल रही है, किनके बारे में उनकी प्लानिंग है। टू सेट मोर बडिंग, टू सेट बडिंग मोर, बडिंग का मतलब होता है कलियां, टू सेट, सेट की जाए, बडिंग मोर और ज्यादा कलियां कैसे विकसित की जाए। फलों में, फल कलियों से बनते हैं, तो यहाँ पर जो जॉन कीट्स हैं वो हमें सेंसुअसनेस की क्वालिटी दे रहे हैं। हम जो पढ़ रहे हैं ऐसा लगता है जैसे हम उन चीजों को महसूस कर रहे हैं। टू सेट बडिंग मोर, और ज्यादा कलियां कैसे विकसित की जाए, एंड स्टिल मोर, और ज्यादा, मोर एंड स्टिल मोर, और ज्यादा, यानी ज्यादा से ज्यादा कलियां कैसे सेट की जाए, फिर उन कलियों से कैसे फ्रूट बनाया जाए, फिर उन फ्रूट को कैसे कोर तक पकाया जाए, ये सब प्लानिंग इनकी चल रही है। लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, लेटर यानी बहुत देर तक, लेट से बना है लेटर, लेटर मतलब बाद में,
यानी लास्ट तक। फ्लावर्स फूल फॉर द बीज, मधुमक्खियों के लिए। लेटर फ्लावर फॉर द बीज, उन मधुमक्खियों के लिए बहुत दिनों तक फूल कैसे विकसित किए जाएं, इसके बारे में उनकी प्लानिंग चल रही है। अब देखिए आगे और क्या प्लानिंग है उनकी। Until they think warm gas will never cease. Until, जब तक, they think, they यहाँ पे उन मधुमक्खियों के लिए they think, वे सोचने लग जाए, वे मधुमक्खियां ये सोचने लग जाए warm gas will never cease. cease का मतलब होता है खत्म होना, बंद होना, कि गर्मी के दिन warm gas, गर्मी के दिन will never cease, खत्म नहीं होंगे। वो मधुमक्खियां ये सोचने लग जाए कि जो गर्मी का जो सीजन है इट विल नॉट एंड, ये खत्म नहीं होने वाला। तो तब तक इतना मौसम जो है उसमें इतना परिवर्तन कर दिया गया है। क्यों वो मधुमक्खियां क्यों सोचने लग गई है ऐसा? और क्योंकि समर हैज ओवरब्रीड देयर एनी सेल्स, समर जो है गर्मी ने हैज ओवरब्रीड लबालब कर दिया है। ओवरब्रीड, ब्रीड का मतलब होता है छलकना, जो गिलास होता है उसका जो ऊपरी छोर होता है वहां तक जब पानी भर देते हैं तो उसको ब्रिम बोलते हैं, और ओवरब्रीड यानी उससे भी ऊपर तक। और क्योंकि समर हैज ओवरब्रीड, गर्मी ने लबालब कर दिया है देयर क्लेमी सेल्स, उनके चिपचिपे छत्ते को। सेल्स और छत्ता, क्लेमी जो है वो चिपचिपे के लिए आता है, उनका जो क्लेमी सेल है उसको गर्मी ने ओवरब्रीड कर दिया है। हम जानते हैं कि मधुमक्खियों के जो छत्ते होते हैं गर्मी के दिनों में उनसे ऑटोमेटिकली रस टपकने लगता है, हनी उनसे शहद टपकने लगता है, तो ये सब गर्मी में होता है, सर्दी में ऐसा नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे कवि ने उस चीज को ऑटम के माध्यम से देखा है। नेक्स्ट इसका देखिए जो स्टेंजा है, इस पोएम में टोटल 3 स्टेंजा है। फर्स्ट स्टेंजा में कवि ने ऑटम का अलग अलग जगहों पे वर्णन किया है, यानी ऑटम में जो कौन कौन से फल हमें मिलते हैं उनके बारे में हमें बताया। अब ये जो सेकंड स्टेंजा है, द पोएट पर्सनिफाइज ऑटम, इसमें कवि ने ऑटम का मानकीकरण किया है। मानकीकरण, ऑटम में जो गतिविधियां होती है उनको एक मनुष्य की गतिविधि के रूप में बताया गया है। Who hath not seen the earth of amid thy storm? Sometimes whoever seeks abroad will find. Who hath not seen? किसने नहीं देखा है? क्वेश्चन से स्टार्ट करता है कवि जो है, सेकंड स्टेंजा को क्वेश्चन से स्टार्ट करता है। Who hath not seen? किसने नहीं देखा, अर्थात सभी ने देखा है। दी, तुम्हें, किसे? ऑटम को। ऑटम को किसने नहीं देखा? सबने देखा है। और अक्सर अमिट द स्टोर, तुम्हारे भंडार के बीच में। कभी क्वेश्चन करता है कि तुम्हें तुम्हारे भंडार के बीच में किसने नहीं देखा? और ऑटम का भंडार क्या है? नेचर, प्रकृति। प्रकृति में ऑटम को किसने नहीं देखा, अर्थात सभी ने देखा। Sometimes whoever seeks abroad may find. कभी कभी, sometimes कभी कभी, whoever जो कोई भी, seeks खोज करता है। seek का मतलब होता है खोजना, पाना। abroad दूर, कभी कभी जो ऑटम की तलाश बहुत दूर तक करता है, may find वो पा सकता है। The sitting on grainy floor, कहां पर? Sometimes कभी कभी, whoever जो कोई भी seek खोज करता है, abroad दूर, मैं फाइंड वो पा सकता है। कहां पे पा सकता है? दी, तुम्हें, सिटिंग कैरलेस ऑन ए ग्रेनरी फ्लोर, सिटिंग बैठी हुई, कैरलेस चिंतामुक्त, ऑन ए ग्रेनरी फ्लोर हरे भरे मैदान में। ग्रेनरी मतलब अनाज का, फ्लोर फर्श, अनाज का जो फर्श है वहां पे तुम्हें पा सकता है। यहाँ पे कवि ने ऑटम को एक स्त्री के रूप में देखा है जो ग्रीनरी फ्लोर पे बैठी हुई है, जो अनाज साफ कर रही है। अनाज साफ करती हुई औरत अगर आपको कहीं दिख जाए, दैट मींस दिस इज द सीजन ऑफ ऑटम। तो इसका आप अर्थ लगाएंगे कि ये ऑटम का सीजन आ गया है। कवि ने इसीलिए तो कहा है, sometimes whoever seeks abroad may find,
is sitting careless on a grandly floor. कभी कभी जिसको तुम बहुत दूर ढूंढने निकल जाते हो वो तुम्हें ग्रैंडी फ्लोर पे तुम्हारे पास में ही मिल जाएगी। ये यहाँ पे कभी हमें बता रहा है। अब देखिए आगे और क्या इमेज कभी हमसे बता रहा है। The hair substituted by the winnowing vine. The hair तुम्हारे जो बाल है, यहाँ पे कभी भी ऑटम को एक स्त्री के रूप में देखा जो गेहूं बरसा रही है, ग्रीनरी फ्लोर गेहूं बरसाने वाली औरत के रूप में। The hair soft lifted तुम्हारे जो बाल है वो धीरे धीरे हिल रहे हैं। soft lifted जो औरत है जो गेहूं बरसा रही है उसकी जो बाल है बालों की जो लट है वो हवा के साथ हिल रही है, तो उसके लिए कहा है The hair soft lifted by the winnowing vine. winnowing vine मतलब लहराती हुई हवा, जो हवा लहरा रही है उसके द्वारा तुम्हारे बाल जो है धीरे धीरे हिल रहे हैं। जैसे वो गेहूं बरसा रही है इस तरह से, तो उसी के साथ उसके बाल जो है हिल रहे हैं। और only half ripped frog sound asleep। यहाँ पे दूसरी इमेज में औरत को ऑटम को एक औरत के रूप में बताया है जो फसल काट रही है। देखो और a half ripped frog, frog का मतलब होता है फसल की लाइन, जिसको फसल जो होती है उसको लाइन में बोया जाता है, तो उन लाइन्स को फ्रो कहा जाता है। और या ऑन ए हाफ रिप्ड, हाफ यानी आधा, रिप्ड यानी कटा है, सिर्फ आधा ही कटा है। फ्रो वो प्यारी, साउंड स्लीप और गहरी नींद में सो गई, सिर्फ आधी ही कटी है प्यारी और वो औरत जो है गहरी नींद में सो गई। यहाँ पे ऑटम को एक औरत के रूप में बताया जो फसल काट रही है, फसल काटते काटते उसको नींद आ गई। क्यों नींद आ गई इसका रीजन कभी हमें नीचे वाली लाइन में बता रहा है। Drowse with fume of poppies while thy hook, drowse with the fume of poppies। drowse का मतलब ऊँग आ गई है, drowse ऊँग आ गई है, with the fume, fume का मतलब होता है खुशबू, of poppies अफीम, अफीम के जो पौधे हैं उनकी खुशबू आ गई और वो वहीं पे सो गए। While thy hook, जबकि जो तुम्हारा हुक है, डाई मतलब तुम्हारा, हुक, हुक का मतलब होता है वह औजार जिससे फसल काटी जाती है, जिसको हंसिया कहा जाता है। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर कटिंग और रिटिंग। While thy hook, जबकि तुम्हारा हंसिया, spare the next swept, तुम्हारा जो हंसिया है वो नेक्स्ट स्वेप में ही रह गया है। While thy hook, जो तुम्हारा हुक है, जो तुम्हारा हंसिया है, स्पैर्स मतलब छूट जाता है। The next swept, swept का मतलब होता है क्यारी, जो क्यारी है उसमें ही छूट जाता है। फसल काट रही थी औरत और उसमें क्या हुआ, and all its twin flowers, ये सब इसके ट्विन फ्लावर्स के कारण हुआ। औरत फसल काट रही थी, फसल काटते काटते उसमें क्या हुआ, ट्विन का मतलब होता है उलझे हुए फ्लावर्स, फूलों की वजह से। ये सब उलझे हुए फूलों की वजह से हुआ। किसके फूल, उनके फसल काट रही थी औरत, उसमें बीच में पॉपीज के पौधे आ गए और जैसे औरत ने ऐसे करके फसल काटी और उसमें से खुशबू आई और औरत वहीं पे सो गई। उसको पता ही नहीं चला और उसका जो हंसिया था वो वहीं पे पड़ा रह गया और वो औरत सो गई। कभी ने देखो कितने अच्छे तरीके से ये इमेज हमें दी है। थर्ड इमेज देखिए, कभी हमें क्या दे रहा है, एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर thou do keep and all। समटाइम्स कभी कभी लाइक अ ग्लीनर, तुम गेहूं बीनने वाली के रूप में हो, thou do keep तुम जारी रखती हो, एंड ऑल समटाइम्स कभी कभी लाइक अ ग्लीनर, एक ग्लीनर की तरह thou do keep तुम जारी रखती हो। क्या जारी रखती हो, स्टीडी द लेडन हैंड, स्टीडी, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, ये आपने सुना होगा, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। खरगोश और कछुए की कहानी में सुना होगा, स्लो एंड स्टीडी। स्लो मतलब धीरे चलने वाले और स्टीडी मतलब जो कभी नहीं रुकने वाले, अथक जिसको कहते हैं, वो हमेशा रेस जीतते हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्टीडी द लेडन हैंड, स्टीडी मतलब धीरे धीरे, दाएं तुम
अक्रॉस अ ब्रूक, एक झरने को पार कर रही हो। अक्रॉस मतलब पार कर रही हो, ब्रूक मतलब झरना, तुम झरने को पार कर रही हो। वो औरत की जो इमेज है उसको देखो, यहाँ कवि ने दिखाया है कि तुम धीरे धीरे एक झरने को पार कर रहे हो। दाई लेडन है, तुम्हारे सिर पे वजन भी है। दाई तुम्हारे हेड, जो वजन सिर है, लेडन वो लदा हुआ है, तुम्हारे सिर पे वजन लदा हुआ है। जब फसल काट ली जाती है तो वहां पे कुछ बालियां या फसल छूट जाती है और उनको औरतें इकट्ठा करती है एक एक करके, जैसे गेहूं की बालियां आती है। तो वो इमेज यहाँ पे कवि ने हमें बताई है। दिन भर औरत उन बालियों को इकट्ठा कर रही है, शाम को उनका वजन लेकर के और फिर धीरे धीरे एक झरने को इस तरह से उसकी लड़न जो लेडन हेड है, क्योंकि जब सिर पे वजन होगा तो उसके हाथ भी इस तरह से होंगे, तो लेडन हेड वो एक झरने को पार कर रही है। और उसकी इमेज देखो कवि ने कैसे हमें दी है। स्टेडी दाई लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रूक, तुम्हारा सिर वजन से लदा हुआ है और तुम झरने को पार कर रही हो। और तीसरी इमेज के बाद चौथी इमेज कवि की देखो, और बाय साइड प्रेस द पैसेंट लुक। साइड प्रेस का मतलब होता है चरखी, और या बाय साइड प्रेस एक चरखी के पास विद पैसेंट लुक। पैसेंट का मतलब होता है धैर्य के शब्द, क्योंकि जो चरखी होती है उसपे एक साथ पॉर नहीं होता है। पॉर मतलब उड़ेला नहीं जाता है, जूस जो है एक एक बूंद करके आता है, तो उसमें पेशेंट बहुत जरूरी है, उसमें धैर्य बहुत जरूरी है, एक एक बूंद को देखना पड़ता है। और बाय अ साइड प्रेस, और या तुम चरखी के पास बैठी हो विद पैशन लुक, और पेशेंट लुक के साथ, यानी तुम धैर्य के साथ देख रही हो। क्या देख रही हो? दाउ वॉचेस्ट, तुम देख रही हो द लास्ट ओजिंग हावर्स बाय हावर्स, अंतिम बूंद को। लास्ट ओजिंग, अंतिम बूंद, ऊज का मतलब होता है टपकना, अंतिम बूंद जो टपक रही है, हावर्स बाय हावर्स, कई घंटों तक। हावर्स बाय हावर्स का मतलब है फॉर ए लॉन्ग टाइम, कई समय तक तुम उस बूंद को देख रही हो। कवि ने यहाँ पे हमें 4 इमेज प्रस्तुत की है ऑटम की, उसको एक औरत के रूप में बताया है और 4 तरह की औरतों के रूप में बताया है। फर्स्ट इमेज गेहूं बरसाने वाली, दूसरी इमेज गेहूं फसल काटने वाली, तीसरी इमेज गेहूं बीनने वाली, और चौथी इमेज जो है वो है गन्ने का जूस निकालने वाली। ये 4 तस्वीरों के माध्यम से कवि ने पर्सनिफाई किया है। अब देखिए तीसरा जो स्टेंजा है उसकी बनावट, ओड टू इवनिंग जो है उसका जो स्ट्रक्चर है, तीनों स्टेंजा एक जैसे हैं। अब थर्ड स्टेंजा म्यूजिक से स्टार्ट होता है। थर्ड स्टेंजा में कवि ने म्यूजिक के बारे में बताया, लेकिन इसमें वो म्यूजिक नहीं है जो बसंत के है। Where are the songs of spring? Where are they? Think not of them, thou hast thy music too. Where are the songs of spring? कवि पूछ रहा है कहाँ है वो तुम्हारे पास संगीत? कौन से संगीत? वो बसंत के संगीत कहाँ है तुम्हारे पास? Where are the songs of spring? वो बसंत के गीत कहाँ है? क्वेश्चन करता है कवि, ऑटम से पूछता है Where are the songs of spring? जब हम किसी से पूछते हैं क्या तुम्हारे पास, जैसे वो मूवी में पूछता है ना आमिर खान, तुम्हारे पास क्या गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, वो पता है नहीं है, मेरे पास माँ है। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो कवि जो है वो कह रहा है Where are the songs of spring? तुम्हारे पास बसंत के मौसम के वो गीत कहाँ है क्या? Where are the songs? वो गीत कहाँ है of spring? बसंत के, जो बसंत में गीत चलते हैं, बसंत में जो मेलाप चलते हैं, वो तुम्हारे पास कहाँ है? ऑटम से पूछ रहा है कवि। आए हाँ, Where are they? बताओ वे कहाँ हैं? अब कवि की नेगेटिव कैपेबिलिटी देखिए, नकारात्मकता में भी सकारात्मकता, नेगेटिव कैपेबिलिटी, यानी जो चीज अपने पास नहीं है फिर भी कॉन्फिडेंस के साथ उस ब्यूटी को फील नहीं होने देना, वो है नेगेटिव कैपेबिलिटी। थिंक नॉट ऑफ देम, कोई बात नहीं है तो मत सोचो उनके बारे में। थिंक नॉट ऑफ देम, उनके बारे में मत सोचो। बसंत के गीत तुम्हारे पास नहीं है तो मत सोचो उनके बारे में। Thou hast thy music too,
तुम्हारे पास खुद अपना संगीत है। Thy music too, तुम्हारे पास खुद अपना संगीत है। हमें दूसरे का संगीत चुराने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम अपने संगीत अपने पास रखते हैं। ऑटम से कभी नेगेटिव कैपेबिलिटी करते हैं इसको, यानी जो चीज अपने पास नहीं है, तो जो चीज अपने पास है उसी के बारे में सोचो। थिंक नॉट ऑफ देम, उनके बारे में मत सोचो, उन संगीत के बारे में सोचो जो तुम्हारे पास नहीं। तो किसके बारे में सोचो? Thou hast thy music too, तुम्हारे पास खुद अपना संगीत है। अब देखेंगे हम कौन कौन से संगीत ऑटम के पास है। स्प्रिंग के वो गीत जो तुम्हारे पास नहीं है, उनके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे पास तो खुद अपना संगीत है। क्या संगीत है? While where clouds bloom the soft giant and trust the stubbles plant with rosy hue. यहाँ पे कवि हमें बता रहा है कि जब ऐसा होता है तब संगीत निकलता है ऑटम का, और वो क्या होता है, कब निकलता है? While bad clouds bloom soft giant day. Soft giant day, संध्या के समय। Soft मतलब बहुत ही कोमल, डाइंग मतलब खत्म होता हुआ, डे दिन, कौन सा? शाम का समय। Soft giant day से मतलब है शाम का समय। Clouds bloom, बादल ब्लूम खिलते हैं, कहां पे? While bad clouds, bad का मतलब होता है बिखरे हुए, एक इधर, उनको बोलते हैं bad clouds। जब बिखरे हुए बादल, while bad clouds, जब बिखरे हुए बादल blooms खिलते हैं, the soft giant day, शाम के समय, यानी शाम के समय जब आसमान में बादल छितराए रहते हैं उस समय। And touch the stubble plants with rosy hue, और फिर क्या होता है उस समय? टच मतलब छूते हैं, the stubbles, सरसों के ठूंठ जो होते हैं उनके लिए यहाँ पे कहीं ने लिखा है stubbles, क्योंकि एक ही फसल है जिसके बड़े बड़े ठूंठ जो है वो रह जाते हैं फसल काटने के बाद। जैसे धनिया काटेंगे तो वो इतना बड़ा नहीं मिलेगा, चने काटेंगे वो भी नहीं मिलेगा, सिर्फ सरसों के ठूंठ जो है वो रह जाते हैं। एक ही फसल होती है जिसकी ठूंठ काम नहीं आते। स्टबल्स, प्लेन्स मतलब मैदानों में, खेतों में। वाइल रोजी ह्यू, वाइल जबकि, रोजी ह्यू, आपने देखा है सरसों के जो ठूंठ होते हैं उनका कलर कैसा होता है? रोजी ह्यू, ह्यू का मतलब होता है रंग, कलर। वाइल विद रोजी ह्यू, उनका रंग कैसा होता है? रोजी मतलब गुलाबी, गुलाबी रंग के होते हैं वो ठूंठ। ह्यू का मतलब होता है कलर। एंड फर्स्ट लाइन में दिया है वाइल बैड क्लाउड, जब बिखरे हुए बादल ब्लूम खिलते हैं, द सॉफ्ट डाइंग डे, शाम के समय, एंड टच और छूते हैं, यानी वो बादल, उन बादलों की जो रोशनी है छूती है किनको? द स्टबल प्लांट्स, स्टबल्स मतलब सरसों के जो ठूंठ है उनको, प्लांट्स हैं मैदानों में, विद रोजी ह्यू, तो वो कैसे लगते हैं? वो रोजी कलर के लगते हैं, गुलाबी रंग के लगते हैं। एंड टच, छूते हैं, स्टबल प्लांट्स, टूट, सरसों के जो टूट है, डंठल जो है, विद रोजी ह्यू, तो उनका जो रंग है वो रोजी हो जाता है। शाम के समय जब सूर्य की वजह से जो बादल चमकते हैं और उन बादलों की रोशनी कहां गिरती है? उन मैदानों में जहां पे सरसों के टूट खड़े हैं, तो वो सरसों के टूट जो है गुलाबी रंग के दिखते हैं। उस समय निकलता है संगीत। अभी संगीत कहाँ निकला है? अभी तो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है। जैसे कहा जाता है कि जब शानदार स्टेज हो और जब वो बजाने वाले हो और वो बजाने वाले हो और फिर उस समय जो है संगीत निकलता है, तो संगीत तो अब निकलेगा। अभी तो एटमॉस्फेयर बताया है कि ऑटम का संगीत कब निकलता है। अब देखो संगीत। Then in a well-built choir, the small and small, उस समय निकलता है संगीत। choir, the small net more, ये जो नेट है, नेट्स, जिंगर की आवाज, जिंगर जो होता है, जिंगर, वो जो ऐसा करता है, उसको बोलते हैं जिंगर। और इसको नेट्स बोलते हैं, इसको नेट्स नहीं बोलेंगे। मॉर्न का मतलब विलाप करते हैं, यानी शाम के समय जब वो रोशनी गुलाबी रंग की होती है, उस समय कौन विलाप करता है? देन, तब।
इन अ वेलफुल कॉयर, शौक युक्त गीत। वेलफुल कॉयर से मतलब है शौक युक्त गीत, दुखी कर देने वाला गीत। द स्मॉल नेक्स, छोटे झिंगुर मौन विलाप करते हैं। शाम के समय जब आसमान में बादल बिगड़े हो और उनकी रोशनी सरसों के टूट पे गिर रही हो, उस समय कौन चिल्लाता है? दुखपूर्ण विलाप करता है। कौन? स्मॉल नेट मॉन, छोटा झिंगुर जो है वो आवाज करता है, और वो तुम्हारा संगीत है, ऑटम का संगीत। और दूसरा संगीत देखिए, ये कहां से, झिंगुर कहां से बोलता है? अमंग द रिवर सेलोस, अमंग बीच में, रिवर नदी के, सेलोस झाड़ियां, नदी के बीच में जो झाड़ियां हैं, नदी के किनारे पे जो झाड़ियां हैं, उनके बीच में से वो मौनफुल आवाज निकलता है। बॉर्ड अलॉफ्ट, ऊपर उठ जाता है, वो झिंगर ऊपर उठ जाता है। कब? जैसे ही हवा आएगी, और सिंकिंग, और नीचे आ जाता है। दो प्रक्रियाएं हैं, ऊपर उठ जाता है, नीचे आ जाता है। बॉर्ड अलॉफ्ट, बियर बॉर्ड, बॉर्ड का मतलब है धारण करना, अलॉफ्ट मतलब ऊपर, उसको ऊपर धारण किया जाता है, यानी ऊपर उठा दिया जाता है। और सिंकिंग, नीचे, उसको नीचे, सिंकिंग एज द लाइट माइंड, सिंकिंग, और सिंकिंग नीचे आ जाता है एज द लाइट माइंड लिव्स एंड डाइज। जैसे हवाएं चलती है और कम होती है, यानी जैसे ही हवाएं चलती है, तेज हवा चलती है, तो वो झिंगुर ऊपर उठ जाते हैं। लाइट वाइंड, लिव्स एंड डाइज, लिव्स मतलब ज्यादा जोरदार होती है, डाइज मतलब खत्म हो जाती है। जैसे हवाएं तेज चलती है तो वो झिंगुर ऊपर उठ जाते हैं, और जैसे ही हवाएं कम चलती है तो वो झिंगुर नीचे बैठ जाते हैं। तो देखो ऑटम का संगीत कैसा है। और सिंकिंग एज द लाइट वाइंड लिव्स एंड डाइज, वो जो झिंगुर है, जैसे हवा आती है ऊपर उठ जाते हैं। वाइंड हवा, लिव्स एंड डाइज, लिव्स और डाइज, हवा तेज चलती है, झिंगुर ऊपर उठ जाते हैं। हवा धीरे होती है, झिंगुर नीचे आ जाता है, और वो आवाज करते रहते हैं। कैसी आवाज? मौनफुल साउंड। ये ऑटम का संगीत है। एक संगीत अभी बताया केवल कवि ने, उसके लिए एटमॉस्फेयर क्रिएट किया कि जब शाम के समय आसमान में बादल बिखरे रहते हैं, जब वो रोशनी सरसों के खेत पे पड़ती है, तो वहां पे गुलाबी रंग की सुंदरता बढ़ जाती है। उस समय नदियों के किनारे से झिंगुर, जो झाड़ियां हैं, उन झाड़ियों में से ऊपर उठते हैं और नीचे आते रहते हैं, जैसे जैसे हवा चलती है और धीरे होती है, और वो संगीत निकालते रहते हैं। एंड फुल ग्रोन लैंड, और फुल ग्रोन लैंड, फुल ग्रोन पूरे विकसित, एंड फुल ग्रोन लैंड्स, पूरे विकसित मेमने, यानी जो छोटे मेमने नहीं, फुल ग्रोन लैंड, पूरे विकसित जो मेमने हैं, लाउड ब्लीट, वो ब्लीट करते हैं। फ्रॉम पिली बॉर्न, ब्लीट जो है मेमने की आवाज को ब्लीट बोलते हैं। जैसे काऊ रंभाती है, ऐसे मेमने क्या करते हैं? मिमी आते हैं, उसको बोला है ब्लीट। एंड फुल ग्रोन लैंड्स लाउड ब्लीट, पूरे विकसित मेमने जो है लाउड ब्लीट, जोर जोर से मिमियाते हैं। फ्रॉम हिली बाउंड, बाउंड का मतलब होता है बाड़ा, और हिली मतलब पहाड़ी पे। फ्रॉम हिली बाउंड, पहाड़ी पे जो बाड़े बने हुए हैं, वहां से पूरे विकसित जो मेमने हैं वो मिमियाते रहते हैं। यहां पर आप जो है थर्ड स्टेंजा में आते आते ये देखेंगे कि
फर्स्ट स्टेंजा में जो कलियां खिल रही थी उसको लास्ट स्टेंजा में इसने यहाँ पे फुल ग्राउंड लेंथ पे ले आया, यानी कविता एक बहुत बड़ा समय का दायरा लेकर चल रही है। फुल ग्राउंड लेंथ पूरे विश्व में लाउडली जोर जोर से निमियाते हैं फ्रॉम रीली बाउल, पहाड़ी बाड़े से। ये संगीत है ओटम का, वो जो मैम ने निमियाते रहते हैं वो संगीत है ओटम का। हैज क्रिकेट सिंग, दूसरा संगीत मेमोरी का। तीसरा संगीत देखिए, हैज क्रिकेट, टिड्डे जो होते हैं टिड्डे, सिंग वो गाते रहते हैं, टिड्डों की आवाज आती रहती है, टिड्डे। हैज क्रिकेट सिंग, टिड्डे